ठीक। सतीश भाई, मैं महेंद्र भट्ट पर जाऊं क्योंकि एक पार्टी का अध्यक्ष, राज्यसभा में नेतृत्व करने वाला, उनके बयानों में अगर संवेदनशीलता ना हो, उनके बयान कुछ इस तरीके के आए कि जिससे मन आहत हो, चाहे वो प्रदेश के युवा हों, चाहे वो गैरसैंण में आंदोलनकारी रहे हों। एसआईटी की उसमें जो संस्तुति होगी उसके बाद ही वो परीक्षा निरस्त हो सकती है। तो उस प्रक्रिया को लेकर के भी उन्होंने बात करने की बात कही। और जी। जो वहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हैं उनके ऊपर जो केस लगे थे, हो गए थे उनके पुलिस के, उन केस को भी वापस लेने की बात उन्होंने कही है। तो एक तरीके से उत्तर सिंह धामी ने ये एक बड़ी राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। हालांकि जी। देर आए दुरुस्त आए वाली बात जरूर होनी चाहिए। यहाँ तो बच्चे अगर 0.25 से रह जा रहे हैं, यहाँ तो 3 पन्ने बाहर हो गए, उसको भी आप लीकेज मानने को तैयार ही नहीं हुए। आपने ये माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो सबसे पहली गलती तो वहां पर हुई कि आपने बीमारी को बीमारी नहीं समझा, इसलिए आप इलाज के लिए भी नहीं गए। और प्रांत दर प्रांत जाकर आपने नकल विरोधी कानून लाया हूं, धर्मांतरण कानून लाया हूं कहा। अगर इस नकल विरोधी कानून में जरा भी दम होता पंकज भाई, तो फिर हाकम सिंह बाहर नहीं आता। उन्हें पता है कि भाजपा ही वो सरकार है जो चला रही है। मैं आपको 2002 से लेके चलता हूँ, जब राज्य में पहली त्रिपाठी सरकार आई और उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाला यहाँ पर निकल करके आया, फिर पटवारी भर्ती घोटाला निकल करके आया, ठीक है। उसके बाद 56 घोटालों को लेकर के भाजपा ने पूरा मोर्चा निकाला, पूरे प्रदेश में निकाला, ठीक है। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से बड़ी खबर यह आ रही है कि पेपर लीक मामले पर बेरोजगार संघ और अभ्यर्थियों के साथ ही मेरी, आपकी और विपक्ष की मांग को मान लिया गया है। सीबीआई जांच की बात कर दी गई है। बल ये अभी एक जानकारी मुझ तक पहुंची है, ये अच्छी बात है। लगातार दबाव बढ़ रहा था और दबाव का असर ये कि मुख्यमंत्री जहां पहले सीबीआई जांच की बात नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने इशारों में कहा कि कोई परहेज नहीं है, शाम होते होते सीबीआई जांच की संतुति कर दी। ये अच्छी खबर है। इसमें बहुत सारे पेपर माफिया, नकल माफिया, एक बड़ी मछलियां शायद पकड़ में आ जाएंगी अब, क्योंकि एसआईटी पर तो किसी ने भरोसा किया ही नहीं। वो हल्द्वानी से एक तस्वीर सामने आई, बोल वहां कोरंगा भाई अपने भूख हड़ताल पर बैठे थे, मुख्यमंत्री से बात की और उसके बाद उनको रगड़ कर पुलिस जो है वो वैन में बैठा के ले गई, एम्बुलेंस में बैठाया, जिसमें बैठाया वो ले गई, उसका विरोध हो रहा था। तो ऐसी तस्वीरें भी हैं। एक तस्वीर ये आई कि सीबीआई जांच की मांग के बीच में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। अब भैया इनके बयान कैसे होते हैं, स्क्रिप्ट कौन लिखता है, कौन इनका सलाहकार है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब भी बयान देते हैं भैया, ऐसा बयान कि वो पल्ले ही नहीं पड़ता। हाईकोर्ट के जज भी माथा मारे। मर्तोलिया साहब की इस कार्यशैली पर हाईकोर्ट के जज कर रहे थे ना, अरे भैया ये मर्तोलिया ऐसे करके, वैसे ही इनके लिए भी है। हम चर्चा करेंगे इन सब बातों को लेकर। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उनको लाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ आपको। हाँ, गरिमा दसोनी जी हमारे साथ हैं। गरिमा मेहरा दसोनी जी मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस की। स्वागत है मैम आपका। कुलदीप राणा जी हमारे साथ हैं, बड़े भाई हमारे स्वतंत्र पत्रकार। स्वागत है कुलदीप भाई आपका। सतीश भाई हमारे साथ हैं बीजेपी से। आप सभी का स्वागत है। स्वागत उस पहल का भी है जो सीबीआई जांच की बात कह दी कुलदीप भाई ने, मुझे जानकारी अभी जैसे चर्चा की शुरुआत कर रहा था। तो ऐसे में सवाल तो सीबीआई जांच से शुरू होना चाहिए। बाद में मैं वो बाइट भी दिखाऊंगा महेंद्र भट्ट की, अभी की भी, पुरानी की भी, और कैसे ये विवादों में बयान देते हैं। कुलदीप भाई, आपने ये जानकारी मुझे दी है तो चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। क्या लगा वो बल की सरकार को? एसआईटी भी बनाई, धरपकड़ भी हुई, और क्या दबाव इतना था कि सीबीआई को जाना ही था ये केस? देखिए पंकज, ये जो पूरा प्रकरण जिस प्रकार से हुआ और उत्तराखंड में इससे पहले भी जो प्रकरण हुए, जी। कमोबेश ये वो पुष्कर धामी के ही कार्यकाल में हुए। इससे पहले भी जो बड़ा छात्र आंदोलन हुआ वो भी पुष्कर धामी के कार्यकाल में ही हुआ। लेकिन अभी नकल विरोधी कानून बनने के बाद जिस प्रकार से राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, प्रदेश का नेतृत्व अपनी पीठ थपथपा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि परीक्षा हुई और परीक्षाओं में जो माफिया थे उनके हौसले इतने बुलंद थे कि जेल से निकलने के बाद भी वो अपने काले कारनामों को अंजाम देने में पीछे नहीं रहे। ठीक। जी। और उसकी परिणति ये हुई कि जो परीक्षा हुई उसमें परीक्षाओं में पेपर लीक का प्रकरण सामने आया। ठीक। नकल के प्रकरण सामने आए और जिस प्रकार से छात्र इसको लेकर के
क्योंकि कहीं न कहीं छात्रों में ये ज़रूर भरोसा था कि भई अब प्रदेश में काला इतना कड़ा कानून बना है, तो शायद जो माफिया हैं, तमाम जो लोग हैं इस तरीके के, वो इससे जो सिंडिकेट है, वो शायद अब थोड़ा-सा अ, परेशान होगा या वो इन चीज़ों में अब पारदर्शिता आएगी। लेकिन जी, फिर जो परीक्षा हुई और जो परिणाम निकल कर के आए, तो उसने कहीं न कहीं छात्रों के मन में शंकाएँ पैदा की और वो शंकाएँ न सिर्फ़ छात्रों के मन में थी, अभ्यर्थियों के मन में थी, बल्कि वो प्रदेश के उन तमाम परिजनों के भी मन में थी, जिनके जी, बच्चे परीक्षाएँ दे रहे थे या जिनके बच्चे अब युवा होकर के अब उन परीक्षाओं को कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। आने वाले टाइम में वो अपने-अपने स्तर से तैयारियाँ भी कर रहे होंगे। तो उन्होंने भी इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी का या यूपीपीएससी के मैदान में आना है, ठीक है? जो तैयारियाँ कर रहे थे, तो उन उन पेरेंट्स के मन में भी ये सवाल थे क्योंकि लोग हमसे मिलते थे, बात करते थे, पूछते थे। उनकी चिंताएँ भी उभर कर के आती थी कि भई क्या हमारे बच्चे हमारे प्रदेश में नौकरियों में पारदर्शिता रहेगी? क्या बिना जी, 15 लाख दिए नौकरी मिल पाएगी? ठीक, तो आज जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया है, वो अचानक सचिवालय से निकले और सीधे छात्रों के बीच अभ्यर्थियों के बीच में जा पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने जिस प्रकार से जो माँगे उनको दी गई जो वहाँ पे आंदोलनकारी युवा बैठे थे, उन लोगों के नेतृत्व ने जो माँगे सीएम को दी और सीएम ने सीबीआई जाँच की पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ठीक, युवाओं ने दूसरी माँग ये भी रखी थी ये परीक्षा निरस्त हो, लेकिन क्योंकि वो कुछ नियमों के अधीन क्योंकि जो नया कानून बना है नकल विरोधी, के तहत आयोग और जो कमेटी बनी है एसआईटी की, उसमें जो संस्तुति होगी उसके बाद ही वो परीक्षा निरस्त हो सकती है। तो उस प्रक्रिया को लेकर के भी उन्होंने बात करने की बात कही और जी। जो वहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हैं उनके ऊपर जो केस लगे थे, हो गए थे उनके पुलिस के, उन केस को भी वापस लेने की बात उन्होंने कही है। तो एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने ये एक बड़ी राजनीतिक परिपक्वता का अ प्रदर्शन किया है। हालाँकि जी, देर आए, दुरुस्त आए वाली बिल्कुल, बात ज़रूर हमको कहें। ठीक है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि युवाओं के साथ और भर्ती परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस आक्रामक अंदाज में दिखाई दी है और वो हल्ला बोलती दिखाई दी है। गरिमा जी आपसे मैं जानना और समझना चाहूँगा सीबीआई जाँच की माँग हो गई। कैसा फ़ील आप कर रहे हैं और क्या वाक़ई में ये होना भर काफ़ी है या फिर कुछ और देख रहे हैं आप? नहीं देखिए ये मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति बन गई थी। जिस तरह से वो डिनायल मोड में रहे उनकी सरकार और पूरे का पूरा आयोग डिनायल मोड में रहा कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि 0.25 से बच्चा रह जाता है और पू 0.25 का मतलब है 1 नंबर खराब होना और 1 नंबर का मतलब है 1 प्रश्न खराब हो जाना। तो यहाँ तो बच्चे अगर 0.25 से रह जा रहे हैं, यहाँ तो 3 पन्ने बाहर हो गए। उसको भी आप लीकेज मानने को तैयार ही नहीं हुए। आपने ये माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो सबसे पहली गलती तो वहाँ पर हुई कि आपने बीमारी को बीमारी नहीं समझा, इसलिए आप इलाज के लिए भी नहीं गए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो रही है कि नकल विरोधी कानून की डुगडुगी आपने पीटी पूरे देश भर में। आपने एज़ अ चीफ मिनिस्टर पहला ये अपना यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला मुख्यमंत्री हूँ बोला और प्रांत दर प्रांत जाकर आपने नकल विरोधी कानून लाया हूँ, धर्मांतरण कानून लाया हूँ कहा। अगर इस नकल विरोधी कानून में ज़रा भी दम होता पंकज भाई, तो फिर जी, हाकम सिंह बाहर नहीं आता। है ना? वो तो रेट्रोस्पेक्शन से होना चाहिए था। आप ये देखिए कि अब जब भी आप कोई कानून लाते हैं, तो नकल कराने के लिए जितने लोग अंदर थे, उन पर आपने क्यों नहीं लागू किया उस नकल विरोधी कानून को? हाकम सिंह का ये बयान अमर उजाला की हेडलाइंस थी कि हाकम सिंह ने ये कहा है कि मुझे कोई भी पेपर दे दो, मैं उसे सेट करके दिखा दूँगा। तो कहीं न कहीं ये करारा तमाचा है पूरे सरकार और प्रचंड बहुमत की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, बहुमत की सरकार, उसको ठेंगा दिखा रहा है हाकम सिंह जैसा माफिया, नकल माफिया। और निश्चित रूप से जो आपने कहा हाकम का हाकिम कौन, ये आज भी सवाल तैर रहा है। और मैं तो समझती हूँ कि कहीं न कहीं ये दूरदर्शिता की कमी थी पुष्कर सिंह धामी में कि वो आँक नहीं पाए कि कितना बड़ा आंदोलन ये बन जाएगा, राष्ट्रीय फलक पर छा जाएगा और कहीं न कहीं अगर 2016 जब से ये काबिज़ हुए हैं सत्ता पर, पिछले 8 सालों का अगर मैं रिकॉर्ड निकाल कर बैठी हुई हूँ पंकज भाई, अगर आगे डिबेट में आप मुझे मौका देंगे, आपके जी, पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी कि इस प्रदेश में मामूली 2 भर्तियाँ भी नहीं हो पाई हैं जब से भाजपा की सरकार बनी है। 3 मुख्यमंत्री 17 से 22 के बीच में बदल दिए और अभी भी 22 के बाद से जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार
ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, इसको नकल जिहाद बोलने की क्या जरूरत थी? पुष्कर सिंह धामी ने अपने कदम-कदम पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इसको नकल जिहाद का नाम दे दिया आपने। अभी हम लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद से उभरे भी नहीं थे कि चौथा जिहाद धड़ाम करके हमारे सर पर मार दिया आपने। ऊपर से जिसका ऐसा सारथी हो, महेंद्र भट्ट जैसा, जिसे पता ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। उसने कह दिया महेंद्र भट्ट ने कि जितने बैठे हैं धरने में उनमें से कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। अरे ये सारे पढ़े लिखे अभ्यर्थी लोग हैं जो बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में इम्तिहान देने जा रहे हैं। महेंद्र भट्ट तो अपने चुनाव का नामांकन पत्र भर ले, वही बड़ी बात है। और ये पहली बार नहीं है कि महेंद्र भट्ट ने फुट इन माउथ किया है। इससे पहले भी महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल के गाली वाले प्रकरण पर जब गैरसैंण में आंदोलन हो रहा था, सड़क छाप कह दिया आंदोलनकारियों को। कुछ को माओवादी कह दे रहे हैं, किसी के लिए कह दे रहे हैं कि भैया मेरे को तो बाल कटाने में, दाढ़ी बनाने में भी डर लग रहा है, नाई की दुकान में हनुमान जी की फोटो देख कर जाओ। तो इसीलिए शायद बद्रीनाथ की जनता ने एक संकेत दिया पूरे प्रदेश की जनता को कि ये आदमी जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। उन्होंने हार का मुंह दिखाया महेंद्र भट्ट को, लेकिन भाजपा उसको कोहिनूर का हीरा समझने की भूल कर बैठी और उन्होंने अपने सर के ताज बना लिया। इनको एक नहीं दो-दो बार बना लिया। अभी तो मुझे लगता है और किरकिरी होगी। और ये जो सीबीआई की संस्तुति धामी जी ने दी, ये देर से तो दी ही दी है। ये इसलिए भी दी है कि बहुत फजीहत उत्तराखंड की हो रही थी, बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी और लोग अब मजाक बनाने पर तुल गए थे। एक राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड का नाम बदनाम हो रहा था और ये जन दबाव और लोकतंत्र की शक्ति है। मैं फिर कहूंगी, लोकतंत्र और जन दबाव और युवा शक्ति की शक्ति है जो आज प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार को घुटने टेकने पड़े। ठीक है सतीश भाई, मैं महेंद्र भट्ट पर जाऊं क्योंकि एक पार्टी का अध्यक्ष, राज्यसभा में नेतृत्व करने वाला, उनके बयानों में अगर संवेदनशीलता ना हो, उनके बयान कुछ इस तरीके के आए कि जिससे मन आहत हो, चाहे वो प्रदेश के युवा हों, चाहे वो गैरसैंण में आंदोलनकारी रहे हों, चाहे वो कानून को लेकर बात करने, सवाल करने वाले वो लोग जिन्हें माओवादी, वामपंथी या तमाम तरह की बात कही हो, वो बातें कहूं। उससे पहले सीबीआई जांच की बात हो गई, आप तो खूब खुश होंगे, पीठ थपथपाएंगे अपनी कि देखिए सीबीआई को मामला दे दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे ऐसी थी जिसमें मर्तुजा साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा था और भी तमाम चीजें। किस तरीके से बीजेपी देख रही है इसको? देखिए पंकज भाई, जो भी बातें आई हैं, जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोला, आप ये देखिए, जो कुलदीप भाई ने बोला कि पुष्कर सिंह धामी जी के शासनकाल में या भाजपा के शासनकाल में बहुत सारे आंदोलन हुए, मांगों को लेकर आंदोलन छात्रों ने करे। मैं ये कहना चाहता हूं, जब एक्सपेक्टेशन किसी की ज्यादा हो ना, तो डिमांड भी ज्यादा करता है, क्योंकि इनको पता है, जो छात्र है, युवा है, जनता है जो प्रदेश की, उन्हें पता है कि भाजपा ही वो सरकार है जो चला रही है, जो यहाँ पे यूसीसी जैसा कानून लेके आती है, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाती है और सख्त नकल विरोधी कानून बनाती है। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। लोग देखिए, आदमी मांगता कहाँ है, जहां उन्हें पता हो कि ये हमें अगर हम एक मांगेंगे हमें चार देंगे। तो ये एक इस वजह से जो आंदोलन हुए या मांग हुई, वो इसलिए हुई कि सुचिता बने, हमारे प्रदेश में स्वच्छता के साथ जो नीतियां हैं वो लागू हो। और रही बात, जो ये बात आई कि सीबीआई की जो मुख्यमंत्री जी ने संस्तुति के लिए बोला हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं, डे वन से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मना करा, हमारी सरकार ने कहा मना करा। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को पहले से ही आश्वासन दिया था कि अभी एसआईटी की जांच हो रही है और इसको होने दीजिए, और आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई जांच होगी। 1 महीने का ही तो समय मांगा था, इससे ज्यादा समय किसी ने नहीं मांगा था। आप 1 महीने अगर रुकते। आज क्या हो गया, 7-8 दिन जब धरना प्रदर्शन हो गया, नहीं कर लेते, मैं ये कह रहा हूँ ना, वेट कर लेते। देखिए पंकज भाई, तथाकथित नेता वो वहां पे जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और युवाओं को बरगला के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वो गवारा नहीं है कि वो युवाओं का भविष्य बर्बाद करे कोई राजनीतिक तथाकथित दल वहां पे जाके। तो मुख्यमंत्री जी ने अगर इस ओर सहमति जताई है तो अभी भी युवाओं के भविष्य को लेकर जताई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कल बोली थी, जब तक मेरी जान है मैं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, और वो आज चरितार्थ करी है। सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, बिना किसी अग्रिम कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के बीच में जाते हैं और वहां पे ये आदेश देते हैं कि मैं सीबीआई जांच की संस्तुति करता हूं। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आप उसको एप्रिशिएट तो करेंगे ना।
आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी सीबीआई निर्वाचन आयोग पे ब्लेम करते हैं, और आज अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो ये क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस इस पे भी सहमति जताएगी आने वाले समय पे? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है प्रदेश की सरकार का, मुख्यमंत्री धामी का, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, मैं तो ये चाहता था। लेकिन उन सब पर आपने कहा नकल विरोधी कानून, गरिमा जी को सवाल करें, उसका जवाब आप दें, उससे पहले मेरा जवाब भी दे दीजिएगा। नकल विरोधी कानून के लिए क्या अलग अलग मानदंड अलग अलग लोगों के लिए हैं? नकल विरोधी कानून क्या हाकम सिंह को जेल से बाहर आने की इजाजत देता है, या फिर कुछ और मसला है? इस पर भी बोलिएगा। गरिमा जी का सवाल सुन लीजिए। नहीं देखिए पंकज भाई, मैं तमाम जो आपकी ऑडियंस है उनसे कहना चाहती हूँ, किसी भी प्रदेश की, किसी भी समाज की, किसी भी देश की धुरी होती है उसका युवा वर्ग। युवा वर्ग यदि हताश निराश हो जाएगा, यदि वो होपलेस हो जाएगा, उसको किसी से अगर होप नहीं रहेगी, जो हमारे लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ये अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इनको पाना बहुत जरूरी है। अभी सबसे बड़ी बात यह है, एसआईटी की जांच आप जस्टिस वर्मा को सौंपते हैं, जस्टिस वर्मा मना क्यों करते हैं, इसकी गहराई में कोई नहीं गया कि जस्टिस वर्मा ने आखिर इनकार क्यों कर दिया एसआईटी की जांच करने से। फिर आप लाते हैं जस्टिस ध्यानी को, जिन्होंने आज तक अपने जीवन में कोई मील का पत्थर साबित नहीं किया। वो कई समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, वो इवन रिवर फ्रंट के सदस्य रहे हैं, वहां भी वो कोई कारगुजारी नहीं कर पाए। तो जस्टिस ध्यानी तो अपने आप में एक जिम्मेदारी से इतिश्री करने वाले व्यक्ति हैं। तो जब जैसे ही वर्मा जी का नाम हटके ध्यानी जी का नाम आया, ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ध्यानी जी का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सुनहरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिससे उनके ऊपर विश्वास किया जा सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यदि उत्तराखंड का युवा सड़कों पर उतर रहा है, किसी को शौक नहीं होता भरी उमस में, जितना 35 डिग्री यहाँ का आज की तारीख में तापमान है देहरादून का, ऐसी उमस भरी गर्मी में पिछले 7 दिन से युवा बैठा हुआ है और आप सुध नहीं ले रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं असंवेदनहीनता थी। ये मुझे लगता है कि धामी जी ने बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था, जब पहले दिन से पेपर उनकी 2 ही माँगें चल रही हैं, कोई 10-12 माँगें नहीं है, 2 ही माँगों को लेकर वो लगातार मुखर कर रहे हैं अपनी आवाज़। एक है इम्तिहान को निरस्त कर दिया जाए, और होना भी चाहिए। पेपर लीक जब हो गया आधे घंटे के अंदर 2 घंटे के पेपर में, तो ऐसा पेपर तो निरस्त होना ही चाहिए। और दूसरी उनकी मांग थी सीबीआई जांच की, सिटिंग जज की निगरानी में, तो ये भी आपको मानना चाहिए था। तो कहीं न कहीं जब हमारा युवा वर्ग प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा सरकार से, तभी आपकी एक स्मूथ सेलिंग सरकार हो पाएगी। आप अवरुद्ध तो खुद खड़ा कर रहे हैं। आप इस तरह से कांटे खुद बिछा रहे हैं अपनी सरकार में, जैसे महेंद्र भट्ट जैसे बयानों से। तो अभी तो मुझे लगता है महेंद्र भट्ट का बयान अभी काफ़ी दिन तक हवाओं में रहने वाला है, राजनीतिक गलियारों में गूंजने वाला है। नहीं है, वो मैं भी सुनाऊंगा। मैं कुलदीप भाई के पास जा रहा हूँ, मेरे आपसे कुलदीप भाई आपसे ना 2 सवाल मेरे हैं। वो एक तो सवाल ये कि नकल विरोधी कानून अलग-अलग तरीके से मापदंड बनाए गए हैं क्या इसके, कि इसमें क्या है मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं है, सही बात ये है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस कानून में इतनी सख्ती तो ज़रूर होगी, अगर नकल को लेकर कोई आदमी जेल जाएगा तो उसको ज़मानत नहीं मिल सकती है। ज़मानत मिली तो फिर उसको इस तरह की छूट नहीं मिल सकती है, किसी और 10 पेपर साल को 10 साल की सजा का प्रावधान है भाई। ठीक है, 10 साल की 10 सजा करोड़ रुपए जुर्माना भी है साथ में। ठीक है। इसमें हाकम सिंह बाहर आ जाता है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आयोगों की पारदर्शिता पर, उनके कार्यशैली पर सवाल है। यूके ट्रिपल एससी को लेकर मर्तुलिया साहब पर हाईकोर्ट के जज भी माथा मार रहे थे, मैंने देखा, एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि ये आयोग जो जो ये समझ लीजिए इनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और यही कटघरे में खड़े हैं। मर्तुलिया साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है इस पूरे कार्यशैली के लिए। वो कहते हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ तो उन पर कोई एक्शन नहीं, उन पर कोई बात नहीं, आयोग पर कोई बात नहीं, ये क्यों? देखिए पंकज, जो नकल विरोधी कानून रहा उसमें जो बनाया गया उसके हाकम सिंह प्रकरण उसके पहले का है, उसके क्योंकि हाकम सिंह प्रकरण होने के बाद ही नकल विरोधी कानून बना है। तो जो कानून की एक तरीके से वो कहें हम के दायरे में, क्योंकि वो उससे पहले का प्रकरण था। अब जो ये दूसरा प्रकरण हुआ है जिसमें अभी हाकम सिंह तो 2 दिन पहले गिरफ्तार हुआ था, अब इस पर ये नकल विरोधी कानून लागू हो सकता होगा, पे इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कानून बड़ा अच्छा बना है, मजबूत कानून बना है, संपत्ति पूरी कुर्क हो जाएगी, ये 10 साल की जेल भी है,
और 10 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना भी। ठीक? देखिए, हमें एक तो ये समझना होगा कि उत्तराखंड राज्य शुरुआत से ही इस तरह के नकल और पेपर के सिंडिकेट से घिरा हुआ रहा। मैं आपको 2002 से लेके चलता हूँ, जब राज्य में पहली निर्वाचित सरकार आई और उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाला यहाँ पर निकल करके आया, फिर पटवारी भर्ती घोटाला निकल करके आया, ठीक है। उसके बाद 56 घोटालों को लेकर के भाजपा ने पूरा मोर्चा निकाला, पूरे प्रदेश में निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद भाजपा की सरकार काबिज हुई, फिर कांग्रेस की सरकार, भाजपा की खामियों पर कांग्रेस की सरकारों ने भी प्रदर्शन किए, कांग्रेस की सरकार निकल उभर करके आई, बहुगुणा जी कांग्रेसी खांटी कांग्रेसी भाजपाई हो गए। फिर भाजपा की सरकार आई 2016 में, फिर प्रकरण हुआ जिसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो है वो प्रकरण उभर करके आया। दूसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ राज्य में हमने देखा कि हमारी संस्थाएं उनको लेकर के हमारी सरकारों की कभी गंभीरता उतनी स्पष्ट नहीं हो पाई। अब यूके ट्रिपल एससी की ही अगर हम बात करते हैं तो यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन आप देखिए 2016 वाले प्रकरण पे आरबीएस रावत 2022 में उनको जेल हो जाती है। आरबीएस रावत भारतीय वन सेवा के एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं और लगभग 70s के बैच के वो आईएफएस, मतलब जब वो उत्तराखंड में पीसीसीएफ थे वन विभाग में, तो उस दौरान उनसे कई जूनियर चीफ सेक्रेटरी हो चुके थे जी। इतने सीनियर आदमी यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन बनते हैं, फिर वो परिस्थितियां होती हैं वो छोड़ देते हैं और एसटीएफ उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और 2 साल लग जाते हैं लगभग उनको जेल से बाहर आए। उसके बाद एस राजू, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, एसीएस रैंक के ऑफिसर को अध्यक्ष बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। उसके बाद फिर ये प्रकरण उभर करके आते हैं, वो भी चले जाते हैं। अब अगर हम मार्तुलिया जी को देखें तो इन दोनों आईएफएस और आईएएस अधिकारियों की तुलना में मार्तुलिया जी कहाँ बैठते हैं, कहाँ फिट बैठते हैं? ठीक, क्या वो उस कैलिबर के थे कि उनको चेयरमैन बनाया जा सकता था? क्या उत्तराखंड में कोई इतना सीनियर सिंसियर आईएएस ऑफिसर नहीं है, आईएफएस ऑफिसर नहीं है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है? हमारे पास तो भीड़ है जनाब। ठीक, उसके बावजूद भी मार्तुलिया जी को उसमें बनाया गया। मार्तुलिया का बयान अपने आप में कितना, मतलब ये समझिए कि कितना गैर जिम्मेदाराना बयान। वो एक आईपीएस अफसर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, जांच अधिकारी रहे हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये बात कहता तो चलो थोड़ा समझ में आता, लेकिन जिसका पूरा करियर, जिसकी पूरी सर्विस इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड हो, भाई आईएएस की पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो तो इन्वेस्टिगेशन की तो है ना, जांच करने की है। उसके बावजूद आप ये बयान देते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं, इसको हम लीक नहीं कहेंगे, और उनके इस बयान ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक, सरकार में अगर जो सरकार, देखिए महत्वपूर्ण क्या होता है, टेक्निकल इश्यू, कुलदीप भाई का थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। सतीश भाई, एक चीज का जवाब आप दीजिएगा, कुलदीप भाई जब आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे इस मसले पर, क्योंकि वो पुराने पत्रकार हैं, मेरे से भी वरिष्ठ है, तो मुझे लगता है कि वो हम बेहतर जानते हो, बेहतर समझते हो। इन सबके बीच जो आयोग है, मर्तुलिया साहब हैं, उनको लेकर क्यों नरम रुख अपनाया गया? ये जो कुलदीप भाई सवाल उठा रहे थे ना कि कोई सीनियर, कोई ऐसा काबिल अधिकारी कोई ऐसा नहीं है क्या हमारे पास, क्यों सॉफ्ट रुख, क्यों नरमी, क्यों इतना सीधे आउट क्यों नहीं किया गया? नहीं पंकज भाई, देखिए किसी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट रवैया नहीं अपनाया गया। आप ये देखिए, डे 1 से ही जब से प्रकरण सामने आया, और मैं तो इसको तथाकथित पेपर लीक ही बोलूंगा, क्योंकि जो देखिए अभी तक जो जानकारी आई है, जिसको पकड़ा गया है, खालिद नाम का व्यक्ति, उसने जो कहानी बताई है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने जो बोला सब कुछ सच बोला है या उसी को ही बिल्कुल जस्टिफाई करा जाए, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन फौरी तौर पे प्राइमा फेसी अगर उसने जो बात बोली है, अगर उसका बात करी जाए, तो उसने जो बोला उस हिसाब से ही सारी कार्रवाई अभी तक करी गई है। और आप देखिए, और फर्दर जो जांच थी वो एसआईटी को दी गई थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। और उसके बाद ये बोला गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जब ये प्रकरण आया,
कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन पंकज भाई, आरबीएस रावत जी के ऊपर जब ये कार्रवाई हुई, जो आरबीएस रावत हमारे शीर्ष अफसर हुआ करते थे हमारे प्रदेश के, उनपे जब इस यूके ट्रिपल एससी के जब वो चेयरमैन थे, वो जब ये प्रकरण आया 2022 का, तो उनके ऊपर कार्रवाई करी गई, 2 साल उनको जेल से बाहर निकलने में लग गए। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार कहां एक्शन नहीं लेती। लेकिन अगर आप ये बोले हैं सिर्फ एक तथाकथित 2-4 नेताओं के कहने पे, मर्तुलिया साहब का नहीं लिया एक्शन, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं पंकज भाई नहीं, देखिए पंकज भाई, यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन वो है, उनका बयान सामने आया, उसके नाते, चेयरमैन के नाते उनका बयान सामने आया। और देखिए, अगर जांच होगी, अब सीबीआई की जांच हो ही रही है, अब उसके लिए संस्तुति हो गई है, तो अब तो पेशेंस रखिए। हाँ, लेकिन नहीं, उसमें सरकार का क्रेडिट कहां से हो गया कि आपने कार्रवाई की? सीबीआई करेगी तो हो सकता है उसमें बीजेपी के कोई बड़े नेता, कोई मंत्री ना आ जाए सामने, उसमें आपकी कोई कार्रवाई नहीं। पंकज भाई, एक बार बताइए, अगर सीबीआई जांच करेगी, उसमें कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, नेता कोई भी आएगा क्या, उसको बख्शा जाएगा क्या? आप ये बताइए, जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई है। क्यों करना? अगर ऐसे अधिकारी, अगर इसको पेपर लीक नहीं मानता, कोई आयोग का अध्यक्ष नहीं मानता, अब ये भट्ट साहब कह दें या कुलदीप भाई कह दें या गरिमा जी कह दें, मैं कह दूं चल जाएगा। लेकिन जो जिस आयोग के कंधे पर वो सारी जिम्मेदारियां, वही कह रहा है ये चीज, तो कैसे चलेगा? चलिए मैं आपके पास पंकज भाई, मैं 2-3 पंकज भाई जल्दी से बोलिए। हाँ, सतीश जी, पहले तो छोटा भाई है सतीश, इसलिए टोकते हुए बुरा लग रहा है। लेकिन आप जो तथाकथित नेता, तथाकथित दल और तथाकथित पेपर लीक, तथाकथित वर्ड का मीनिंग पहले जानकर आइए। दल जो वहां जा रहे हैं वो भी तथाकथित नहीं है, वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, इसलिए तथाकथित नहीं है। जो पेपर लीक हुआ है वो भी तथाकथित नहीं है, पेपर लीक हुआ है, ये आपकी सरकार ने भी मान लिया। और जो नेता जा रहे हैं वहां समर्थन देने, वो भी तथाकथित नेता नहीं है, वो अपने आप को जनता के बीच में अपने को मतलब क्या कहते हैं उसको एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वहीं अब मैं आती हूँ इनकी बात पर, मर्तोलिया जी का जहां तक सवाल है ना पंकज भाई, मर्तोलिया जी क्योंकि खुद एक सीनियर अफसर रहे, तो उनको पता है कि 0.25 का क्या मतलब होता है एक बच्चे के पास होने में। एक बंदा आईएएस बन जाता है, एक बंदा सड़क पर रह जाता है 0.25 से। तो 0.25 का तो बहुत महत्व है, एक नंबर का बहुत महत्व है। तो मर्तोलिया जी का ये कहना अपने आप में गले के नीचे नहीं उतरता। जो यहाँ पर कुलदीप भाई ने बात कही कि एस राजू की बात, तो मुझे बहुत क्लियरली याद है एस राजू जिस वक्त इस्तीफा देकर गए अध्यक्ष पद से आयोग के, उन्होंने कहा सफेद पोशों का बहुत दबाव रहता है इन चयन प्रक्रियाओं में, आप निकाल लीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैं मतलब गरिमा दसौनी अगर इस बात पर झूठी साबित हुई एस राजू के बयान पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बाकायदा एस राजू ने, और पत्रकारों के सामने कहा कि सफेद पोशों तक इसकी चेन जुड़ी हुई है। जो सतीश भाई पंकज भाई कह रहे हैं, ये उसी चेन से संबंधित बात है कि आपका भी कोई बड़ा नेता हाकम का हाकिम हो सकता है, आपका ही कोई बड़ा नेता अंकिता भंडारी में वीआईपी हो सकता है, इसलिए फिंगर्स क्रॉस करके रखिए, सांसें थाम कर रखिए। अब मुझे एक छोटी सी बात पंकज भाई समाप्त कर रही हूँ। कुलदीप भाई ने यहाँ गिनाया नरेंद्र तिवारी जी का कार्यकाल, हरीश रावत जी का कार्यकाल। मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ, एक भर्ती घोटाला अगर नरेंद्र तिवारी के उसमें हुआ और एक हरीश रावत जी के उसमें हुआ, अब जरा फहरिस्त सुनिए 2016 के बाद जो 8 साल से यहाँ 2002 से 2007 के बीच का भी बताइएगा। मैंने कहा ना, एक घोटाला गिनाया तो अभी कुलदीप भाई ने, आप शायद सभी को पता है, मीडिया वालों को तो पता ही होगा। सतीश भाई, खुद पता चल गया, खुद ही डिबेट में कान खुले रखने पड़ते हैं, दूसरा आदमी अपने बोलने पे ध्यान नहीं, दूसरा क्या कह रहा है वो ध्यान जरूर देना चाहिए, तभी आप रिबटन कर पाएंगे। तो कुलदीप भाई ने यहाँ गिना दिए नरेंद्र तिवारी का भी और हरीश रावत जी का, और कुलदीप भाई के गिनाने से पहले मुझे एक बात बताइए ना कि 2002 से 2007 के बीच में पटवारी दरोगा घोटाला जो हुआ, उसका क्या हुआ? पंकज भाई, ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है कि मुझे अपनी भीख मांगनी पड़े। मुझे करेक्ट बोलने के लिए अगर भीख मांगनी पड़े सतीश भाई, मुझे बोल लेने दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट का कोई मतलब है। एक थोड़ा सा महिलाओं का सम्मान भी करना सीखिए। आप बोल चुके, आपने जो बोलना था, मेरे बोलते वक्त आप इस तरह से काटिए मत, अपने टर्न पे काटिएगा जब आपका टर्न आएगा। तो कुलदीप भाई ने जो हमें स्वर्गीय एनडी तिवारी जी का और हरीश रावत जी के कार्यकाल का भर्ती घोटाले गिनाए, वो सोशल मीडिया पर फैल रहे, वो सूचना विभाग से सबको भेजे जा चुके हैं वो घोटाले। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी को, जैसे मोदी जी नेहरू जी को गाली देते थे, वैसे ही इस समय के भर्ती घोटाले के लिए हरीश रावत को और एनडी तिवारी को जिम्मेदार ठहराओ। आज मर्तोलिया को या धामी
धामी को मत ठहराओ। तो अब जरा सुनिए कान खोलकर आप। 2016 में विधानसभा भर्ती घोटाला शुरू होता है, जिसको 2022 में रितु खंडूरी खुलासा करती है। बैकडेट में नियुक्तियां हुई थी, रिश्तेदारों की भर्ती हुई थी। 2018 में एसएससी सीजीएल ऑनलाइन पेपर लीक्स राष्ट्रीय स्तर का अभ्यर्थियों का बड़ा घोटाला हुआ। सीबीआई जांच की मांग हुई, नहीं हुआ। यूके एसएससी की परीक्षाओं में 2019 में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, धनबल का इस्तेमाल हुआ, ये भी, और इसका भी खुलासा नहीं हुआ। 2020 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे। कोरोना काल में तो सारी भर्तियां लटक गई, लेकिन कई जगह फर्जी नियुक्तियां सामने आई, यानी कि आपदा में अवसर खोजते हुए कोरोना काल में भर्ती परीक्षाएं तो नहीं हुई, लेकिन नियुक्तियां खूब जमकर हुई, जिसमें भाई भतीजावाद निकल कर आया। 2021 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर आउट, एसटीएफ ने बाद में गड़बड़ी पकड़ी। विधानसभा भर्ती का विस्तार, रिश्तेदारों की लॉटरी निकली। 2022 में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक महाघोटाला, स्नातक स्तरीय सचिवालय, पटवारी, वन दरोगा, सारी परीक्षा धांधली के कारण रद्द हो गई। नकल माफिया, आयोग के कर्मचारी और नेताओं से जुड़े हुए लोग पकड़े गए। रेलवे भर्ती गड़बड़ी, एनटीपीसी व ग्रुप डी की भर्तियों में गड़बड़ी, देश भर में छात्रों का आंदोलन हुआ। 2023 में यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी नई परीक्षाएं भी विवादों में आ गई। जूनियर असिस्टेंट, अन्य भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठा। 2024-25 में उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की जांच, आप देख रहे हैं एसटीएफ और एसआईटी के बीच में चार्जशीट लटक रही है। तो कहीं ना कहीं ये इतने सारे, मतलब 8 साल की सरकार नहीं हुई, लेकिन 1 दर्जन यहाँ भर्ती घोटाले हो गए। और पहला यहाँ की विडंबना क्या है उत्तराखंड के हमारे युवाओं की, पंकज भाई, कि पहले तो यहाँ परीक्षा होती नहीं। पीसीएस की परीक्षा 5-5 सालों में घोषणा होती है, 5-5 सालों में एक बार पीसीएस की परीक्षा होती है। तो पहले तो परीक्षाएं होती नहीं, होती है तो फिर रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो फिर उसमें भाई भतीजावाद निकल कर आ जाता है, और प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं आधे से ज्यादा में। तो आखिर ये बच्चे जाए तो जाए कहाँ? मैंने आप बीती सुनी, जैसे आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो धरनारत है ना बच्चे, उनकी आप बीती मैंने सुनी, रोंगटे खड़े करने वाली है। मतलब किसानों के बच्चे हैं, 20-20 हजार में यहाँ कोचिंग का खर्चा भी दे रहे, रहने खाने का खर्चा भी दे रहे। 20 हजार मामूली, आप सोचिए, किराया है उनके कमरे का, उनके खाने पीने पे खर्च हो रहा होगा इंस्टीट्यूट का। और पूछा कि माँ बाप क्या करते हैं, तो कह रहे किसानी करते हैं। मतलब वहां बाप अपनी हड्डी घिस के खेतों में बैल चलाकर यहाँ पर बच्चों को पैसे भेज रहा है, और बच्चे आखिर हताश नहीं होंगे, नशे की गिरफ्त में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर है, जो असंवेदनहीनता इन बच्चों के संग दिखा रहे, उन्हें ये समझना होगा कि कल को हमारे बच्चे भी हो सकते हैं इनकी जगह पर। आज जरूर हमारे बच्चे इस धरना स्थल पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हो तो किसी के भी बच्चे सकते हैं। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो कम से कम आप सबको नहीं रख सकते, ये मजबूरी हम जानते हैं। सब सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, लेकिन जो सिस्टम है उसको पारदर्शी तो रख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट तो रख सकते हैं, उसको जवाबदेह आंसरेबिलिटी तो कम से कम तय कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी से जो ये मर्तोलिया जी भाग रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि उनके ऊपर भी हंटर जरूर चलना चाहिए। मेरे को बोलना नहीं, मतलब आप मेरे से तो कितने हर चीज में मर्तोलिया साहब बहुत ऊपर हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से सोचते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है, वो ऐसे बयान देते हैं ऐसे पद पर रहकर, तो मेरा मानना ये है कि उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे चाहे आप कहीं और अटैच कर दीजिए, किसी और को दे दीजिए, लेकिन इस मामले में उनकी जगह नहीं बनती है। सतीश भाई, क्या जवाब है आपके पास? 8 साल में 80 घोटाले हो गए। बल महेंद्र भट्ट का बयान जरूर सुनाइएगा जाते जाते। पंकज भाई, मैं फोटो भी दिखाऊंगा हरीश रावत जी और खालिद वाली। मैं ये कहना चाहता हूँ पंकज भाई, वो देख के ही कोई बता सकता है एआई जनरेटेड फोटो है, वो फोटो असली लगी है। आप लोग तो हरीश रावत की मुसलमानों की टोपी पहना के फोटो निकालते हैं। आप तो बड़ी दाढ़ी बना के हनीफुद्दीन वाली फोटो लगाते हैं। अगली बार कोई बयान आएगा ये मत बोल देना। उन्होंने अपने पोस्ट पे कहा है कि अपनी माँ का दूध पिया है। यूनिवर्सिटी का बयान दिखाओ, मेरे जुम्मे की नमाज की छुट्टी दिखाओ। अपनी पोस्ट पे। पंकज भाई, मैं कहना चाहता हूं, मेरी आदरणीय दीदी ने मुझे सारी चीजें बता दी कि 8 साल में इतने घोटाले हुए, इतनी भर्तियां ये हुई, लेकिन ये अचरज का विषय है कि उसके बाद भी 25,000 के आसपास की नियुक्ति हमारी सरकार दे चुकी है, और छह से अधिक
जो प्रवेश परीक्षाएं, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, उसमें हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करा चुकी है। ये भी एक अचरज का विषय है मुझे लगता है। और जो बात आती है, इन्होंने बोला, इन्होंने पूरी एक फेरिस्त बता दी, लिस्ट पढ़ के सुना दी। मैं ये बता रहा हूं कि कार्रवाई करने वाली सरकार एकमात्र हमारी रही। चाहे इनका विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाला हो, इन्होंने बिना विज्ञप्ति के जिनको वहां पे नियुक्ति दे दी, उनको हटाने का कार्य किसकी सरकार ने करा। उसके बाद जो पटवारी जो भर्ती घोटाला रहा 2002 से 2007 के बीच में, दरोगा भर्ती घोटाला रहा, वो पूरे के पूरे प्रदेश में एक नजीर रहा कि कांग्रेस किस तरह से भर्ती के घोटाले करती है। आज बताए कांग्रेस, आज बताए इन्होंने कौन सी जांच कराई, किसके लिए, कौन सी एक कमेटी बैठाई, कुछ नहीं करा इन्होंने। लेकिन हमारी सरकार जनता और युवाओं के साथ खड़े रहने वाली सरकार है, और इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश करा है। जो जनता और उस युवाओं के बीच में गए, जो इतने आंदोलित थे, जो 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 और सुनिए पंकज भाई, एक और बात आई थी, तथाकथित नेता वाली या पार्टी वाली बात आई। कांग्रेस की दिक्कत यह है, वो अपने ऊपर लेती है सब चीज। मेरा तो कांग्रेस से कोई सवाल ही नहीं था। तथाकथित नेता, तथाकथित पार्टी सिर्फ आप ही थोड़ी ना है। आप तो इसकी हमारे प्रदेश की मेन विपक्षी दल है। लेकिन तथाकथित पार्टी कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य था, जो वहां स्वाभिमान मोर्चा बेरोजगार संघ का मंच यूज कर रहा था, वहां बेरोजगार संघ का एक भी पदाधिकारी नहीं रहता था। स्वाभिमान मोर्चे का जो भी वहां पे नेता था, वही सारी चीजें लीड कर रहा था। हमारा आपत्ति उससे थी। हमें आपत्ति बेरोजगार या युवाओं के साथ नहीं थी। जो ये बरगलाने का कार्य कर रही थी, उनसे थी, जो ये पार्टी के कार्यकर्ती। और दूसरी बात ये आती है पंकज भाई, देखिए, हमारी सरकार किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो जो आरबीएस रावत है वो जेल में नहीं गए होते। और ये रही बात सफेद पोस्ट, जो प्रेशर रहता है, ये रहता है, देखिए, कहने में किसी का कुछ नहीं जाता। हम बोलते हैं कि कांग्रेस ने इतना करा, कांग्रेस ने ऐसा करा, इनके जो राहुल गांधी है वो बेल पे बाहर है, इनके राहुल गांधी भी बाहर जाके पता नहीं किस किस भारत विरोधी तत्वों से मिलते हैं, तो ये तो खुद डिनाई कर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये चीजें राजनीतिक तौर पे करनी बात एक अलग है, और युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करनी अलग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की पेशकश इसलिए नहीं करी कि उन्होंने बोला था कि 1 साल 2 साल 3 साल तक जब तक जांच नहीं होती, क्योंकि इसका जब जांच का क्षेत्र होगा वो विस्तृत होगा, वो वास्ट क्षेत्र होगा, पूरा प्रदेश आएगा, उसमें पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं एंट्रेंस जो प्रतियोगी परीक्षा है उनको बाधित करती है। लेकिन आज कांग्रेस को और जो स्वाभिमान मोर्चा के तथाकथित नेता है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जब 1 साल 3 साल के लिए जब सीबीआई की जांच होगी, जो अपना टाइम लेगी, तो तब जब ये स्थगित लेकिन जब मर्तोलिया पर अगर सीबीआई की वजह से कोई कार्रवाई होगी, अगर उनको सीधी सी बात है, जब होगा तो आयोग कटघरे में खड़ा होगा। सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है जांच की सीबीआई भी वहीं से करना चाहेगी और वहीं से करेगी भी। अगर और उसमें सबसे पहले कार्रवाई शायद यही हो और यही बात निकलकर सामने आए, तो उसमें ये मत कहिएगा कि देखिए हमने उस दौर में इनको हटाया। ये मामला बहुत गंभीर मसला है। मेरे को बात पंकज भाई, मैं इसमें इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं, एक बात और ऐड करना चाहता हूं। कांग्रेस जो है वो भी इस चीज को ध्यान रखे। आज उन्होंने सीबीआई जांच की बात बोली है, ये हर हर प्लेटफॉर्म में बोलते रहे कल की डेट में सीबीआई की जांच होगी। कांग्रेस ये ना बोले सीबीआई जो है इनकी इनकी पपेट है, सीबीआई इनकी पपेट है, ऐसा ना बोले कांग्रेस। जांच बहुत बढ़िया होती है, हमें बार बार समन भेज दिया जाता है। वो तो बड़े नेता, उनके समन बार बार पार है, वो तो सीबीआई के, वो तो है ही है रडार पर, उसके टीम का हिस्सा है वो। आप हम देख ही रहे हैं। कुलदीप भाई, मैं महेंद्र भट्ट की बात करूं, वो बार बार रह जा रही है, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी एक टीस है। कोई भी हमारा आयोग है, संस्थान है, जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अगर वो संस्थान सही काम नहीं कर रहा है, वहां पर उसके अध्यक्ष सही काम नहीं कर रहे हैं, बयान तो छोड़ दीजिए एक बात के लिए, चलिए बयान दे दिया, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो पेपर लीक को लेकर आयोग कटघरे में, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था ही नहीं थी। शुरुआती तौर पर सबसे पहले क्या कार्रवाई की शुरुआत वहां से नहीं होनी चाहिए? आप जांच बैठाइए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन पहले बोलिए कि आप बाहर जाइए, फिर जांच होगी। बिल्कुल, देखिए, कुछ तो लॉजिक्स होते हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो इसकी शुरुआत आयोग से ही होती है, और कुछ नियत भी होती है। आपको ध्यान होगा कि यूकेपीसीएस में कुछ प्रकरण उठे थे रिजल्ट को लेकर के, और उनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राकेश कुमार, बहुत शानदार व्यक्ति रहे हैं। मैंने खुद उनको डीएम देहरादून के कार्यकाल में उनको देखा है, कवर किया है। बहुत शानदार आईएएस रहे हैं, और उन्होंने नैतिक आधार पर त्यागपत्र, सबने, कांग्रेस से लेकर के तमाम नेताओं ने, तमाम दलों ने इस पर बात भी उठाई कि भाई वो बड़े, उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया। देखिए, कम होता है ऐसा,
जब कोई व्यक्ति की व्यक्तिगत छवि इतनी बड़ी होती है कि लोग उसके उसके साथ खड़े होते हैं, ठीक। हाँ और आज जो मारतोलिया जी ने किया, मारतोलिया को चाहिए था कि वो इस प्रकरण को लेकर के खुद ही अलग हो जाते, तो उनका ही कद बड़ा होता, ठीक है। आज अगर सरकार इस स्थिति में पहुंची है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो मारतोलिया का वही बयान है जो उन्होंने एएनआई को उस दिन दिया, जिसमें कहा कि 3 पन्ने निकले हैं लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक। और इसने पूरी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया युवाओं के, कि जब क्योंकि भाजपा को बचाव में कहना पड़ा कि भाई इसको पेपर लीक नहीं कहते, तो जनता के मन में ये सवाल आया कि भाई अगर ये पेपर लीक नहीं है तो पेपर लीक क्या होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ जो ज्यादा गलतियां जो हुई हैं वो सरकार के पक्ष से ज्यादा हुई हैं, भाजपा के पक्ष से ज्यादा हुई, ठीक है। और आज अगर देखिए एक परिपक्व नेतृत्व, एक दूरदर्शी नेतृत्व क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं। हालांकि एक पत्रकार होने के नाते मैं किसी को स्थापित नहीं कर रहा हूं नेतृत्व की कसौटी पर, ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक प्रकरण है, थोड़ा विषय से हटके है, उत्तर प्रदेश का एक प्रकरण है योगी आदित्यनाथ के दौर का है, 2-3 साल पहले की घटना है। रेप का एक प्रकरण था, उसमें तमाम वहां के लोग उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम दल उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये हुआ कि भाई इसकी जांच उत्तर प्रदेश में रहेगी तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खुद ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ये जांच करवाए, और जैसा वो आदेश करेगी राज्य सरकार उसी के अनुरूप सहयोग भी करे। अगर राज्य सरकार चाहती, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि राज्य से बाहर जांच हो तो राज्य की बाहर जांच करवाए, ठीक, सारा प्रकरण बाहर ले जाए, ठीक है। ये राजनीतिक दूरदर्शिता है, ठीक है। अगर उत्तराखंड में भी पहले ही दिन अगर इसकी उसको समझते हुए मारतोलिया पर कार्रवाई हो जाती, और जो एसआईटी बनी है, एसआईटी को अगर हाईकोर्ट की निगरानी में आप एसआईटी बनाते और एएसपी के बजाय किसी आईजी रैंक के, क्योंकि मारतोलिया भी आईजी रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के आईजी रैंक के किसी आईपीएस से अगर जांच करवाते तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं। आईजी की जांच एसपी कर रहा है, एसपी करेगा तो फिर वो बात ही अलग होगी। चलो ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। एक और मसला जो मैंने आप लोगों को बताया, जो एक बहुत गंभीर मसला सियासी तौर पर भी हम लोग देखते हैं कि अगर अभी हाल में एशिया कप हुआ है, एशिया कप भारत ने जीता है, सूर्य कुमार उसमें कप्तान थे। कप्तान की भूमिका किसी भी मैच में जीतने, हारने और हर चीज के लिए बहुत प्रभावी होती है। बीजेपी के कप्तान है महेंद्र भट्ट साहब। अब महेंद्र भट्ट साहब की कप्तानी में खेल कैसा खेला जा रहा है वो तो बीजेपी वाले जाने, लेकिन वो बाहर जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो आपको सुना देता हूं, और उस पर एक-एक, दो-दो सवाल भी हो जाए तो बढ़िया है। सुनिएगा। कि एग्जाम में नकल हुई है तो मुझे कहते हो कोई संकोच नहीं है, हम पूरी परीक्षा रद्द करेंगे और सीबीआई जांच तक इसका है कि उसको भी करेंगे। पढ़ा लिखा लड़का कोई भी धरना पे नहीं, पढ़ा लिखा लड़का कोई भी धरना नहीं है। एक और सुनिए, केंद्र कल गैरसैंण बनाया है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता हूँ हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। ये गैरसैंण वाला बयान था जिसमें उन्होंने जो बयान का गरिमा दौसानी ने उस बात का जिक्र पहले वो कर चुकी है। उन्होंने बताया कि कैसे प्रदर्शनकारियों को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, ये कल्चर किस तरीके का है, क्या वाकई में एक कप्तान और एक राज्यसभा सांसद को इस तरह की बातें शोभा देती हैं। जो उन्होंने अभी कहा कि अनपढ़ हैं लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई भी इस आंदोलन, भैया पढ़े लिखे हैं ही नहीं है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो लोग, आप कहेंगे वहां तो बुजुर्ग लोग भी थे, अब गरिमा दौसानी देख रही होंगी उस प्रदर्शन को, मैं भी देख रहा हूँ, सतीश भाई आपने भी देखा होगा। अब वो बुजुर्ग लोगों ने कौन सी परीक्षा दी होगी और कौन सी परीक्षा देंगे? वो जैन जी भी वहां पहुंचे थे। अब जैन जी का तो अभी मतलब ही नहीं है परीक्षा का, या है भी तो उस तरह का नहीं है। लेकिन सतीश भाई, ये किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? इन्होंने एक बात और कही, वो बीच में भूल गया, इन्होंने कहा पेपर रद्द होगा, वो किस बिना पर कहा ये भी बताइएगा आप जरूर। देखिए पंकज भाई, देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पहाड़, देखिए हमारा प्रदेश एक पर्वतीय प्रदेश है और हम सब लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं, हम लोग पहाड़ से संबंध रखते हैं। तो देखिए पढ़े लिखे का मतलब यहाँ पे सिर्फ एजुकेटेड आदमी या मतलब एजुकेटेड बच्चों से नहीं था। यहाँ पे पढ़े लिखे का मतलब था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे खुद की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे का मतलब उससे तात्पर्य था। और दूसरी बात है, देखिए वहां पे क्या था, तो आप देख रहे होंगे खुद स्वयं मीडिया में भी वो चीजें वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, वहां भगवे को गाली दी जा रही है, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं जैसे शाहीन बाग में लग रहे थे। तो देखिए ये आंदोलन का जो परिदृश्य था, जो आंदोलन का रूप था, वो बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया था। वहां पे सभी लोग अपनी अलग अलग तरीके, वहां पे चीजें चल रही हैं, वहां पे भारत विरोधी, सनातन विरोधी नारे लग रहे हैं। तो देखिए प्रदर्शनकारियों या युवाओं से हमारा कोई, उसमें तो कुछ एडिटेड था भाई, शायद मुझे जहां तक जानकारी मिली है। नहीं नहीं नहीं, पंकज भाई कोई एडिटेड नहीं था, कोई एडिटेड नहीं था। वो लड़की वहां पे बयान देने आती है खुद, वो लड़की वहां बयान देने आती है खुद, उसके बाद जो बेरोजगार संघ का आंदोलन है वहां उसका बल्कि वायरल करा जाता है। वो लड़की बोलती है, वो युवती बोलती है कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा धर्म, हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम ये है, वहां ये है। अरे आप धर्मनिरपेक्ष, आप धर्म के वहां पे राजनीति करने के लिए बैठे हो, या आप अपना आंदोलन चलाने के लिए बैठे हो, या आपकी सरकार से मांग है? तो मेरा ये कहना है। और दूसरी बात देखिए पंकज भाई, वहां पे आप माने ना माने, वहां पे आंदोलन से ज्यादा वहां पे कुछ और ही बनता जा रहा था। और इसी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ ना करके आप स्वयं वहां पहुंच के सीबीआई जांच की संस्तुति करी है। आप क्यों नहीं जानते सतीश भाई, और क्या होता है जब कहीं पर आग लगती है, वहां पर लकड़ियां ही नहीं जलती, बहुत सारी चीजें और जलनी शुरू हो जाती हैं जब आग लगती है। वहां पर आप ये मत सोचिए कि केवल लकड़ी का धुआं है ये आप मत कहिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। वहां पर अगर कोई चीजें हो रही हैं, आपने कहा सियासत हो रही है, आप कौन सा आप नेता बताइए अपने, कितने नेता आपके आंदोलन से बने हैं? भैया नेता आंदोलन से ही बनते हैं, कोई नेता कोई छात्र नेता भी हो सकता है, कोई बेरोजगार संघ का नेता हो सकता है ना, उसमें राजनीतिकरण या पंकज भाई बेरोजगार बेरोजगार संघ के नेताओं से, बेरोजगार संघ के नेताओं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें युवाओं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप युवाओं के ऊपर, युवाओं के कंधे पे रख के अपनी राजनीति करना चाहते हो, वो भी प्रतियोगी पर, आप एक बात बताइए पंकज भाई, मेरी एक बात बताइए, पंकज भाई मेरी एक बात बताइए, आप मेरी एक बात बताइए जरा, वहां हमारे प्रदेश में गरीब युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कर्जा लेके अपने खेत बेच के, उनके माँ बापों ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं, आप क्या चाहते हो? वो वंचित हो जाए प्रतियोगी परीक्षाओं से, उनके रिजल्ट एक एक साल तक रुके रहे? आप ये चाहते हो क्या? तो सिस्टम और सरकार से सवाल आप पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं। तो पंकज भाई यही तो बात थी ना, पंकज भाई यही तो बात थी ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डे वन से यही बात बोल रहे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कंधे पे बंदूक रख के उन युवाओं के विचारों को, उनको मिसगाइडेड कर रहे हो। लेकिन आज फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने युवाओं का ध्यान रखते हुए उन आंदोलन स्थल पे जाके, जरा सुनिएगा, एक बात और थी, आपने एक हरीश रावत के साथ खालिद की तस्वीर का जिक्र किया था कि आप कनेक्शन सियासी इस तरीके से जोड़ रहे हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, उस तस्वीर को जरा बताइए मुझे, ये क्या कनेक्शन दिखा रही है? देखिएगा, आपको दिख रही होगी सतीश भाई जी ये पंकज भाई मुझे एक बात बताइए, जा रही है। एक बात मुझे बताइए, अगर आप ये मुझे बोल रहे हैं कि तस्वीरें दिखा के आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने इसको संरक्षण कहां दिया? बताइए, संरक्षण कहां दिया है? आप बताइए। हरीश रावत जी बोल देंगे खालिद के बारे में। हरीश रावत जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एजेंडा लेके बैठे हुए थे, आज मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने संरक्षण, जो आप मुझे फोटो दिखा रहे हो, उसमें हमने किसको संरक्षण दिया? उसको जेल भेज दिया, उसको दोबारा पकड़ के सिर्फ वो एक फोन में किसी से उसका कोई गुर्गा पैसों की डिमांड कर रहा है, और उसी बिहाफ पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल में डाल दिया, उसके आगे की कार्रवाई चल रही है। तो आप बताइए हमने कहा किसके साथ पार्शियलिटी करी हुई है? अच्छा, ठीक है जी। वो हरीश रावत जी कर रहे विपक्ष में रह के। गरिमा जी बोलिएगा, ये अपने महेंद्र भट्ट और ये तस्वीर और सब चीजें जो है, इन सबको लेकर। जितेंद्र नेगी हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली बाहर हो गया। हाकम सिंह 3 महीने में बाहर नहीं, सुनिए अभी आगे तो सुनिए, क्यों बाहर? आपने कहा सतीश जी, आपने कहा आपने जेल तो डाल दिया, और क्या कर सकते हैं? सवाल बड़ा ये है, जेल डाला तो जेल से बाहर कैसे आया? मजबूत पैरोकारी क्यों नहीं करते हो कि बंदा अंदर के अंदर ही रहे? ये बाहर कैसे आ जाते हैं? NH-74 घोटाले में आपने 2 IAS अफसरों को निलंबित किया, 3 महीने के बाद उनको प्रमोशनल पोस्टिंग देके आपने गोद में बैठा दिया। वो दोनों IAS अफसर पता कर लीजिएगा, 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड नहीं रहे वो, और जब वापस उन्होंने ज्वाइन किया तो प्रमोशन कर दिया गया दोनों का। क्या ये इनाम है? और हाकम सिंह को अगर आपके सरकारी वकील ने मजबूत पैरोकारी की होती तो क्या हिम्मत थी किसी की कि वो सलाखों से बाहर आ जाता? आज हिमांशु चमोली जैसा, जिसने एक युवा
32 साल के जितेंद्र नेगी को आत्महत्या को मजबूर कर दिया, वो खुला घूम रहा है। तो आपके वहां जो है अगर कार्रवाई करनी थी तो यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट पे करनी चाहिए थी, जिसने सारे साक्ष्य और सबूत मिटाते हुए बुलडोजर चला दिया वनंतरा रिजॉर्ट में। अब ये क्या देखिए, कार्रवाई करी आपके संगठन ने? बाहर करा उसको, उसकी विधायक की सदस्यता निरस्त करी आपने कोई कार्रवाई नहीं करी रेणु बिष्ट पे। 2 बार आग लग गई वनंतरा रिजॉर्ट में। चलिए वीआईपी का नाम तो आपने उजागर नहीं किया, लेकिन आंखों देखी मक्खी कैसे निगल ले, कैसे स्विमिंग पूल में पहुंच गया अंकिता भंडारी का जो बेडिंग था पूरा, कैसे उसकी 4 दिन तक लाश नहीं मिली, कैसे रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस में, ये अंकिता भंडारी का मामला तो खैर बहुत लंबा खिंच जाएगा, पर मुझे अफसोस ये हुआ पंकज भाई कि मैं सतीश जैसे युवाओं को भी चाहती थी कि वो भी इस युवा धरने का हिस्सा बने, क्योंकि ये भी हमारे राज्य का भविष्य है। लेकिन जब आप अपने साथियों को सड़क पर रुलते हुए देख रहे हैं, सड़क पर सोते हुए देख रहे हैं और उसके बाद भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो शायद ऐसे ही लोगों का नाम अंधभक्त रखा गया है। अंधभक्त ऐसे ही थोड़ी बने हैं। सतीश भाई जैसे लोगों को तो अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें सब कुछ दिख रहा है खुली आंखों से, उसके बाद भी सरकार का पक्ष ले रहे हैं। जी आज मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी, तो वाह भाई वाह। कल तक नहीं दी थी तब भी वाह भाई वाह। मतलब कल अगर ये डिबेट हुई होती, आज तो चलिए संस्तुति दे दी तो आप कह रहे वेरी गुड जॉब डन बाय माय चीफ मिनिस्टर। अगर कल रखी होती, बीते रोज रखी होती, तो तब भी आप सरकार का पक्ष ले रहे होते। यानी कि आपका स्टैंड क्या है? सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सतीश भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज सीबीआई जांच पर आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कल तक जब नहीं हुई थी सीबीआई जांच की पंकज भाई संस्तुति, मुझसे तब जवाब भी ले आप लीजिएगा। सरकार को डिपेंड कर रहे थे। आप लोगों के अंदर गुर्दा क्यों नहीं है? आप लोगों के अंदर ये जिगरा क्यों नहीं है कहने का कि मेरी सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए, ये मेरे भाई बहन है जो सड़क पर रो रहे हैं और सो रहे हैं। आपको ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं आती? आप एक जवान लड़के हैं, क्या बिगाड़ लेगी भाजपा आपका? डिबेटों में जाके कहते क्यों नहीं दिल खोल के आप ये बात कि ये मेरे प्रदेश का युवा और युवतियां हैं जो सड़कों पर रात बिता रहे हैं? आप सोचिए वो लड़कियां 18 और 20 साल की लड़कियां 25 साल की रही होंगी, क्या उनके माँ बाप पर बीत रही होगी? खुले आसमान के नीचे वो रात बिताने को मजबूर हो रही है। लेकिन आप लोगों को हिम्मत क्यों नहीं आ पाती? भाजपा है आखिर राक्षस थोड़ी है जो खा जाएगी सतीश को। तो जितनी डिबेटें आपने कल तक करी सतीश, आज तो चलिए सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश हैं, सारे खुश हैं। लेकिन कल तक भी जितनी डिबेट आपने प्रतिभाग किया, आपको मुखर रूप से कहना चाहिए था कि नहीं ये गलत हो रहा है, युवाओं के साथ होनी चाहिए सीबीआई जांच की संस्तुति। क्योंकि इनमें से कोई आपका भाई बंधु भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े परिवार है हमारे पहाड़ों में, हो सकता है कोई सतीश भाई का बैठा हो, कोई मेरा भाई बंधु बैठा हो इनके बीच में। होता है ये इसको तो कनेक्ट करके देखना ही पड़ेगा ना। कुलदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक पैरोकारी का सवाल जो आता है ना, तो मुझे वो हल्द्वानी वाला केस भी याद आ जाता है, उस मासूम बच्ची के साथ जो घटना हुई और हाई कोर्ट में जो हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट से उस आरोपी को जमानत मिल गई और उसमें ये कहा गया कि पैरोकारी नहीं हुई। हाकम सिंह हो गया या फिर ये चमोली जिसका जिक्र बार बार होता है ये हो गया, ऐसे लोग बाहर आ जाते हैं। ये सवाल तो एक है। दूसरा सवाल मैं थोड़ा पॉलिटिकल नजरिए से महेंद्र भट्ट जी को लेकर करना चाहता हूं। उनकी भूमिका, उनके बयान और उनकी राजनीति के इतनी परिपक्व है कि प्रदेश को समझती है, उसकी जनता को समझती है, युवाओं को समझती है, वहां के जनता के इमोशंस को समझती है, उनकी मांगों को समझती है, या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है? कुछ ना कुछ कहे। देखिए पंकज, ये उत्तराखंड की विडंबना रही है और ये किसी एक सरकार में नहीं, हमने लगभग ये सभी सरकारों में देखा कि कानून की चौखट पर पैरोकारी जो है वो बहुत मजबूती से नहीं होती। अनेक ऐसे प्रकरण हमारे समक्ष हैं जिसमें हमने देखा कि अंततोगत्वा भाई सरकार के पास पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, एक जांच एजेंसी है, पुलिस जैसी जांच एजेंसी है, आपके पास शासन है, आपके पास पूरा तंत्र है, ठीक, और आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता की पावर है। उसके बावजूद भी ऐसी क्या बात आती है, ऐसी क्या स्थितियां हो जाती हैं कि कानून की चौखट पर पहुंचते पहुंचते आपके पैर लड़खड़ा जाते हैं, आपकी जबान लड़खड़ा जाती है और आप अपना विषय नहीं रख पाते हैं। अनेक ऐसे घटनाक्रम हैं, ठीक जी। लेकिन ये सारी चीजें आज अगर हमें लग रहा है तो कल के दिन ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो आज इस तरफ बैठ करके देख रहे हैं और इन चीजों का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आपने कही तो महेंद्र भट्ट का बयान है। महेंद्र भट्ट ने जो कहा ये बिल्कुल भी राजनीतिक परिपक्वता को नहीं दर्शाता।
महेंद्र भट्ट इस राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिसको भाजपा ने दूसरी बार अध्यक्ष बनाया। अब महेंद्र भट्ट के इस प्रकार के बयान उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के चयन को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि महेंद्र भट्ट को तो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं अध्यक्ष बनाया है, कहीं ना कहीं उनके चयन को भी कटघरे में खड़ा कर। और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में कि अटल जी के बाद 2000 मोदी और अमित शाह ने जिस प्रकार से जो नई भाजपा बनाई है, जो नया ऑरा है, जो नए दौर की भाजपा है, उसको जोड़ा है, ठीक है, उसको हमारे उत्तराखंड के नेता, भाजपा के नेता उसी को कमजोर करने में तुले हुए हैं। ऐसे अनेक प्रकरण सामने हैं, में ये साफ लग रहा है और हम देख भी रहे हैं। आज की डेट में आप बताइए, 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो ये चीजें एकदम स्पष्ट थी और सभी लोग इसको मान चुके थे कि भाई कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भाजपा इस समय खुद भाजपा ही इस चीज को लेकर के आशंकित। एक केंद्रीय, अभी एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, उनका उत्तराखंड जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हालत बहुत खराब है। ठीक, उसके बावजूद आप 47 सीट ले आते हैं, किसकी बदौलत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत। लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखा, कमल के फूल को देखा और वोट दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन चेहरा खड़ा हो रखा है, किसको चुनाव में खड़ा है। आप खुद देखिए, खुद आकलन कीजिए, कितने लोग हैं इसमें जो अगर आज नरेंद्र मोदी जी का नाम हटा दिया जाए तो ये लोग चुनाव जीतने कितने सक्षम है। तो नरेंद्र मोदी जी के दम पे ये जो सत्ता मिली, भाजपा के लोगों को चाहिए था कि उसको और मजबूत कर, लेकिन भाजपा के लोग तो भाजपा कांग्रेस कमजोर नहीं कर रही है, भाजपा को भाजपा कमजोर कर रही है उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है सतीश भाई, ये बार बार इस बात का जिक्र क्यों आ जाता है कि वो केंद्र वाले तय कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष केंद्र ने तय कर दिया, मुख्यमंत्री धामी को लेकर केंद्र का डिसीजन बता दिया गया, विधायक भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहीं से जीत कर आएंगे, वहीं से बनाए जाएंगे। ये क्यों? प्रदेश में सक्षम है बीजेपी के लोग, आप जैसे युवा भी साथ में है, तो ऐसा क्यों ये बार बार सवाल आता है? देखिए पंकज भाई, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक राजनीतिक दल जो है वो सबसे बड़ा विश्व में है। आप ये बताइए, हमारे यहाँ इसके कहने पे या उसके कहने पे मंच पे इनके पूर्व मुख्यमंत्री किसी को बोल देते हैं कि ये जो है ये व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक है, इसको प्रदेश इसके हाथ में कमान होनी चाहिए पार्टी की। ऐसा नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस देखी जाती है, हमारे यहाँ अनुशासन देखा जाता है, उस हिसाब से पार्टी में आप फिट बैठते हैं। आप क्या कहेंगे? मतलब आप, हालांकि आप उसे बताएंगे नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस बताइएगा महेंद्र भट्ट का, ऐसी कोई चीज जिससे लगे कि हाँ पार्टी का नेतृत्व और वो तमाम चीजें उनके कंधों पर होनी चाहिए। पंकज भाई मुझे एक बात बताइए, अगर हमारी पार्टी की जो सरकार चल रही है, अगर उसकी जो करे हुए कार्यक्रम है, जो विकास के कार्य है, अगर उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हम लोग हर चुनाव में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता हमें समर्थन दे रही है, तो एक राजनीतिक दल के होने के नाते एक राजनीतिक दल होने के नाते एक राजनीतिक दल होने के नाते परफॉर्मेंस का क्या आधार होता है? आप मुझे बताइए। एक राजनीतिक दल होने के नाते उसके अध्यक्ष का परफॉर्मेंस क्या होता है? आप मुझे बताइए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? उसी के हिसाब से तो टीम चलेगी ना आगे। क्यों नहीं परफॉर्मेंस? तो मैं यही तो कह रहा हूं पंकज भाई, मैं यही तो कह रहा हूं। अगर हमारे प्रदेश ये पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे मैं कुछ कहूं? नहीं पंकज भाई, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी एक युवा को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करी। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे पहाड़ी, देखिए पहाड़ में पंकज भाई, आप पहाड़ से बिलोंग करते होंगे तो आप जानते होंगे, पहाड़ में नौकरी का मतलब ही, सुनिए पंकज भाई, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पहाड़ में नौकरी का मतलब ही आर्मी होती है। फौज में अगर कोई भर्ती है तो बोलेंगे नहीं यही नौकरी कर रहा, बाकी अगर वो कोई डॉक्टर इंजीनियर भी होगा बोलेंगे नहीं। तो यही कहानी यहाँ पे आई कि अगर पढ़े लिखे का मतलब, एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो तात्पर्य था, उसका मतलब था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं अधिकतर, क्योंकि वहां पे भगवा को गाली दी जा रही है, सनातन को गाली दी जा रही है, आजादी के नारे लग रहे हैं। तो बोलना चाह रही पंकज भाई, अगर हमें सतीश को समझाना पड़ रहा है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष का तात्पर्य क्या है, फिर तो ट्यूटोरियल लेना शुरू कर दो अपने प्रदेश अध्यक्ष का। दीदी आप मुझे एक बात बताइए,
दीदी एक इसका मुझे बात मतलब वो अपने बताइए, आप को एक्सप्रेस आपने नहीं इतनी कर सारी पा चीजें रहे गिना हैं। दी, और आपने हिंदी इतनी सारी मुझे चीजें गिना दी बताइए, थी, हिंदी आपने में युवाओं के लिए वक्तव्य करा था, दिया, ये तो बताइए। आपके इतने प्रदेश भर्ती अध्यक्ष ने घोटाले आपके हिंदी में समझ में वक्तव्य हुए, दिया, उसका कठोर आपको कठोर अभिप्राय नकल समझाना पड़ विरोधी रहा है कानून आपको। आप नहीं लेके आते हो, कठोर नकल विरोधी कानून आप नहीं लेके आते हो, किसी भर्ती जो घोटाले है उसकी जांच नहीं तो करवाते हो, और आप आप खाली लोग नाम के आप ये लिए युवाओं के गुनगुना लिए ले इतने आते कसीदे हो, पढ़ रहे नकल हैं, जिहाद, आप थूक युवाओं के लिए इतने जिहाद, सब कसीदे पढ़ रहे जिहाद, हैं, लैंड आप जिहाद, युवाओं के ये लिए इतने सारे कसीदे पढ़ नामकरण रहे हैं, करने से क्या शर्म हो नहीं जाएगा आती भाई? कांग्रेस को? पता नहीं उनका कांग्रेस को क्या हो आज गया है, एक बात आप इतने बताओ ना, युवाओं ये के लिए धामी कसीदे के पढ़ लिए, कार्यकाल में ही क्यों हो एक रहे भी सारे आपने जिहाद, युवाओं ये के लिए तो आपकी बताओ। सरकार ने कोई कार्य आज नहीं से करा। पहले मुस्लिम पहाड़ों में यूनिवर्सिटी कभी बनाने खाने की में बात थूकने करने वाली वाला क्यों नहीं कांग्रेस, मिला? यहाँ पे आज हमें से पहले बात तो करा रही कभी है हमने युवाओं उत्तराखंड के में लिए क्या थूकने करना वाला नहीं चाहिए, देखा। आपने ये युवाओं के लिए थूक क्या करा जिहाद भी आप बताइए। ही के टाइम से आ रहा 25,000 है। युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दे दी, अरे वो 25,000 राम युवाओं को कटवाल हमारी ने सरकार ने खोली नौकरी पोल, कर दी, किस राम तरह की कटवाल बातें ने कर रहे हो? 25,000 नौकरी की आपने पोल युवाओं के लिए खोली। एक कार्य नहीं करा, राम भर्ती कटवाल घोटाले हराई भर्ती थे तो घोटाले भैया भर्ती घोटाले 25,000 वही कार्य करा नौकरियों आप की लोगों पोल ने, खोल दी। और आप मुझे यहाँ घसीटे पढ़ के बता रहे हो युवाओं के लिए आपने क्या क्या करा, कुछ भी तो नहीं करा कांग्रेस ने। मैंने तो कुछ नहीं बताया युवाओं के लिए हमने क्या किया। आप आप इतना इसका बता मतलब रहे कान हो खुले ही कि नहीं वहां रखते। वहां युवाओं वहां के वहां लिए परेड हमने ग्राउंड क्या, में वो बैठा हुआ है उसका और कुलदीप भाई आपका भी बहुत ये शुक्रिया। बोलने का मौका ही नहीं दिया पंकज भाई ने। पंकज भाई और तमाम सवालों के लिए गरिमा जी की नाराजगी थोड़ा हो सकती है कि सवाल का जवाब वो लेना चाह रही थी, वो सवाल नहीं कर पाई, हूँ माफी चाहता हूँ आपसे मैं। और आगे कभी चर्चा करेंगे इस बावर, क्योंकि प्रदेश की समस्याएं हैं आज कुछ इस पर ही तो बात करनी है, लेकिन हंगामा होगा तो फिर बातचीत थोड़ा कम हो जाती है। इन सबके बीच दोस्तों 2-3 चीजें बता देता हूँ। एक ये कि सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ये अच्छी बात हो गई। दूसरी मांग ये कि आयोग के अध्यक्ष मर्तुलिया साहब को हटाने की बात हुई, ये बुरी बात की, उस पर कोई कार्यवाही नहीं, आयोग पर कोई जवाब नहीं, कोई जवाब तलब नहीं। और तीसरी बात ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हर जनता से जुड़े मसले को, हर जन आंदोलन को, हर प्रदर्शन को, हर धरने को एक ही चश्मे से देखते हैं कि भैया कहीं अनपढ़ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं ये ना कह दे आने वाले वक्त में कि ये तो प्रदेश के है ही नहीं, बन ये तो बाहर से आए हुए हैं ना, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। और बीजेपी वाले खुश होते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, जन भावनाओं से खेला जा रहा है। तो ये 2-3 मसलों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की थी। बाकी आप जब चर्चा को देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएँगे। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कहाँ पर कौन कितना सच्चा, कौन कितना झूठा और क्या हो रहा है प्रदेश में। क्या वाक़ई में सीबीआई जाँच होगी तो वो बड़ी मछली मैं बार-बार कहता हूँ वो पकड़ में आएगी या फिर नहीं? आनी तो चाहिए। अगर हाकिम का हाकिम कोई है तो सब आना चाहिए सामने। शेयर करिएगा, चर्चा को लाइक करिएगा दोस्तों, लोगों तक पहुँचाइएगा, वो भी देख पाएँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ठीक, सतीश भाई मैं महेंद्र भट्ट पर जाऊं क्योंकि एक पार्टी का अध्यक्ष, राज्यसभा में नेतृत्व करने वाला, उनके बयानों में अगर संवेदनशीलता ना हो, उनके बयान कुछ इस तरीके के आए कि जिससे मन आहत हो, चाहे वो प्रदेश के युवा हों, चाहे वो गैरसैंण में आंदोलनकारी रहे हों, एसआईटी की उसमें जो संस्तुति होगी उसके बाद ही वो परीक्षा निरस्त हो सकती है, तो उस प्रक्रिया को लेकर के भी उन्होंने बात करने की बात कही। और जो वहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हुए उनके ऊपर जो केस लगे थे, हो गए थे उनके पुलिस के, उन केस को भी वापस देने की बात उन्होंने कही है। तो एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने ये एक बड़ी राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए वाली बात जरूर। यहाँ तो बच्चे अगर 0.25 से रह जा रहे, यहाँ तो 3 पन्ने बाहर हो गए, उसको भी आप लीकेज मानने को तैयार ही नहीं हुए। आपने ये माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो सबसे पहली गलती तो वहां पर हुई कि आपने बीमारी को बीमारी नहीं समझा, इसलिए आप इलाज के लिए भी नहीं गए। और प्रांत दर प्रांत जाकर आपने नकल विरोधी कानून लाया हूँ, धर्मांतरण कानून लाया हूँ कहा। अगर इस नकल विरोधी कानून में जरा भी दम होता पंकज भाई, तो फिर हाकिम सिंह बाहर नहीं आता। उन्हें पता है कि भाजपा ही वो सरकार है जो चला रही है। मैं आपको 2002 से लेके चलता हूँ, जब राज्य में पहली त्रिपाठी सरकार आई और उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाला यहाँ पर निकल करके आया, फिर पटवारी भर्ती घोटाला निकल करके आया, ठीक है। उसके बाद 56 घोटालों को लेकर के भाजपा ने पूरा मोर्चा निकाला, पूरे प्रदेश में निकाला, ठीक है।